मैं लेबर रूम में नर्स थी। जब भी डिलीवरी का केस आता तो डॉक्टर सभी को कमरे से बाहर निकालती और सब कुछ खुद ही करती। इस बार डॉक्टर खुद गर्भवती थी, लेकिन मेरी तो जान ही चली गई जब उसने कहा कि उसकी डिलीवरी मैं करूंगी, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं था। लेकिन असल में मेरी जान तब चली गई जब डॉक्टर ने कमरे में 4 बड़े शीशे लगवाए और मुझे अपनी जगह पर लिटा कर। मेरा बचपन से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन हमारे घर के हालात बहुत खराब थे। मेरे पिताजी मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें एक बेटा चाहिए था, लेकिन मैं पैदा हो गई, इसलिए मैं जब भी उनके सामने जाती वे मुझे गाली देने लगते। मेरी माँ ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे स्कूल में भर्ती करा दिया। हालांकि मैं पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके विनती को देखकर मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। वहाँ अच्छा समय बीता था, लेकिन मैं फेल होती गई। इसी तरह 2 साल एक ही क्लास में पढ़ी। मैंने किसी तरह रो रो कर मैट्रिक पूरी कर ली। इतनी पढ़ाई मेरे लिए काफी हो चुकी थी। मैंने माँ से बोला, माँ अब मुझे नहीं पढ़ना, तुम्हारी वजह से मैं पहले ही इतना पढ़ चुकी हूँ। पर अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मैं अब और नहीं पढ़ूंगी। अपनी ओर से फैसला सुनाकर मैं कमरे में जाने लगी। जब माँ के शब्दों ने मेरे पैर रोक दिए, वो बोली, फिर तुम्हारे पिताजी तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अगर वह तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। इसीलिए देखो, अगर तुम शादी करना चाहते हो तो अपनी पढ़ाई छोड़ दो। अम्मा की बातें मेरे लिए झटका साबित हुई, क्योंकि अब तक मैं सिर्फ गुड़िया से ही खेलती आ रही थी। और कौन मुझसे शादी करेगा, मैंने और जानना चाहा। रमेश चाय वाले से। बस शायद ये बात मेरे और मेरे पापा के बीच में नफरत वाली साबित हुई और मैं अंदर जाकर पलंग पर उल्टा लेटकर रोने लगी। मुझे उस बूढ़े आदमी से शादी करने का दुख नहीं हो रहा था, जिसकी पहले से ही 2 पत्नियां थी, लेकिन मुझे इस बात का दुख था कि इतने सालों के बाद भी मैं अपने पिता के दिल में जगह नहीं बना पाई थी। इकलौती संतान होने के बावजूद उनका दिल मेरे लिए थोड़ा भी नरम नहीं हुआ। खैर, सारी रात मैं ऐसे ही लेटे लेटे सो गई। मैं जानती थी कि माँ झूठ नहीं बोलती, एक वही है जो मेरी परवाह करती है, तो मैं क्यों अपने पिता के फैसलों पर जीवन व्यतीत करूं। सही फैसला मेरे लिए मेरी माँ भी ले सकती है। बस यही सोचते हुए अगले दिन मैंने माँ से आगे पढ़ने के लिए हाँ कह दिया। मेरी बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने मुझे बहुत देर तक गले से लगाया और प्यार करती रही। आखिर में वो भी बेबस थी। मेरे लिए वो भला और क्या कर सकती थी। तो अब जब कॉलेज में दाखिले की समस्या खड़ी हुई, उसके लिए तो पैसों की जरूरत थी। माँ ने अपनी अंगूठी बेचने का फैसला किया। फिर अगले दिन वह अपनी अंगूठी निकाल रही थी और गौर से देख रही थी कि उतने में रीना आंटी आ गई। वह हमारे पड़ोस में रहती थी और पेशे से नर्स थी। क्या हुआ रेखा, चिंता में लग रही हो? वैसे क्या चल रहा है? हाँ, मुझे चिंता हो रही है। काजल को कॉलेज में दाखिला लेना है, इसलिए मैं यह अंगूठी बेचने के बारे में सोच रही हूँ। माँ ने अंगूठी को वापस डिब्बे में रखते हुए कहा। तभी रीना आंटी बोली, रेखा तू ऐसा कर, नर्सिंग में पायल का दाखिला करा दे। उसका प्रवेश भी निःशुल्क होगा और उसे हर साल स्कॉलरशिप भी मिलेगी और फिर नर्स बनने के बाद नौकरी भी सरकारी हो जाएगी। ये सुनकर माँ की आंखें झलक उठी। उसी समय माँ ने मुझे परमिशन दी और रीना आंटी के साथ मुझे नर्सिंग में एडमिशन कराने के लिए भेज दिया। रीना आंटी भी बहुत अच्छी थी, वो तुरंत मुझे अपने साथ ले गई। जब हम शाम को वापस आए तो मेरा दाखिला नर्सिंग स्कूल में हो चुका था। इसी खुशी में माँ ने सूजी का हलवा बनाकर पूरे मोहल्ले में बांट दिया। जब पिताजी को मेरे आगे पढ़ने के बारे में पता चला तो पहले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब माँ ने फायदे गिनवाए कि हमें 1 रुपया भी नहीं लगाना पड़ेगा, बदले में हमें ही पैसा मिल जाएगा, इसीलिए वह दूसरी तरफ करवट बदल के चुपचाप सो गए। अगले दिन मैं रीना आंटी के साथ नर्सिंग स्कूल गई। वहाँ पहले से ही दाखिला हो चुका था। अब उन्होंने मुझे सभी निवासियों से मिलवाया और उन्हें मुझे काम के बारे में समझाने के लिए बोला और खुद वापस चली गई। वहाँ पहले दिन तो ठीक था, सिर्फ इंट्रोडक्शन में निकल गया। दूसरा दिन भी साधारण लेकिन मौलिक था। तीसरे दिन पढ़ाई शुरू हुई और उसके बाद रुकी नहीं। पहला साल तो मेरा पढ़ के बीत गया, लेकिन दूसरे साल में मेरी परीक्षा शुरू हुई। मुझे खून वगैरह से बहुत डर लगता था, इसीलिए जब टाँके, खून आदि की बात आती तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती। कई बार तो मैं खड़े खड़े बेहोश हो गई थी, लेकिन मेरे सहायकों ने मेरी एक ना सुनी और मुझे कोर्स पूरा करा के ही छोड़ा था। इस दौरान मैं सिर्फ देखती ही रह जाती और जब सब कुछ करने की मेरी बारी आती तो मुझे अजीब सा लगने लगता और हर तरफ खून ही खून नजर आता।
खैर किसी तरह मेरी नर्सिंग भी पूरी हुई। अब माँ मेरी शादी कराना चाहती थी। मेरे कोर्स के दौरान मिलने वाले पैसों ने पिताजी के अंदर काफी नई उम्मीद जगा दी थी। अब वे मेरी शादी नहीं कराना चाहते थे और यहाँ उन्होंने माँ की एक भी ना चलने दी, बल्कि खुद जाकर मेरी नौकरी का फॉर्म लेकर आए और मुझसे भरवा कर जमा भी करवा दिया। मैं खुद भी अभी शादी नहीं करना चाहती थी। ऊपर से पापा का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा होते जा रहा था, इसीलिए मैं उन्हें चुपचाप अपनी मर्जी संभालते देखती रहती थी। लेकिन दूसरी तरफ माँ का वो विलाप सुनती रही, जिसमें उन्हें मेरी चिंता थी कि उम्र गुजर गई तो मुझसे शादी करने कोई नहीं आएगा। लेकिन इस बार वो भी पिताजी के आगे बेबस हो गई। कुछ दिनों बाद मुझे नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला। जिस अस्पताल में मुझे जॉब मिला था वह अस्पताल मेरे घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मैंने पैदल आने जाने का फैसला किया। जब मैं पैदल जाने के लिए निकली तो पापा अपनी बाइक लेकर आ गए और खुद मुझे उस पर बिठा के अस्पताल छोड़कर आ गए। उस दिन मैं अपने पापा के साथ पहली बार कहीं गई थी। मैं बयां नहीं कर सकती कि उस पल में कितनी खुश थी, क्योंकि मेरे जीवन का वह पहला पल था जब मेरे पिता मुझसे खुश थे। इसीलिए सारा दिन मैं इसी के बारे में सोच रही थी। अस्पताल में पहला दिन मेरे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था। पहले तो मुझे अपने अपॉइंटमेंट लेटर की पुष्टि के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ी। फिर उसके बाद एक वार्ड में मेरी ड्यूटी लग गई, जहां लोग देखभाल, एंट्री आदि का काम करते हैं, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। इसीलिए मैंने धन्यवाद दिया और छुट्टी के बाद घर आ गई। उस दिन विशेष रूप से पिताजी के आदेश पर मेरे लिए बिरयानी और न जाने कौन कौन से पकवान बने थे, जो शायद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में 3-4 बार ही खाए होंगे। मेरी माँ भी बहुत खुश थी, लेकिन उन्हें मेरी शादी की चिंता सता रही थी, जो वो खुलकर जाहिर नहीं कर रही थी। लेकिन मैं समझ सकती थी। खैर उस वार्ड में मैंने 1 महीने तक ड्यूटी की, लेकिन वहाँ कुछ खास काम नहीं किया, क्योंकि पहले से ही वहाँ होशियार नर्सें मौजूद थी, जो अपना काम करने के लिए इधर उधर भागती रहती थी। इसीलिए यहाँ मेरी जान तो बच गई, लेकिन सही मायने में काम 1 महीने के बाद शुरू हुआ। हुआ क्या था कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और मैंने एक 15 दिन की छुट्टी के लिए अर्जी कर दी। इसी बीच मेरे लिए एक रिश्ता आया जो बहुत उचित था और वो पिताजी की सभी शर्तें मानने को तैयार भी थे, जिसमें एक शर्त ये भी शामिल थी कि मेरे वेतन का 1/3 मेरे माता पिता को और 1/4 मेरे पति को दिया जाएगा। तो उन्होंने वह मान लिया और उन्होंने 15 दिन में मुझसे शादी कर ली। अब जब विवाह हो चुका था तो मैंने और 15 दिन तक छुट्टी को बढ़ा दिया। शुरुआत में मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। सरकारी नौकरी का एक फायदा यह भी है कि अगर आप पूरे महीने की छुट्टी लेते हैं तो भी आपको पगार मिलती है। इसीलिए मुझे पगार मिली। शर्त के मुताबिक मैंने पगार में से आधे से ज्यादा पैसे पिताजी को दे दिए और 1/4 पति को सौंप दिए। जब मैंने अपनी पगार पति को दी तो मैंने उनके चेहरे के भाव को बदलते देखा था, लेकिन शर्त यही थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती थी। पति ने वो पैसे चुपचाप अपने जेब में रख लिए और घर से बाहर निकल गया। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि अब यह कयामत मुझ पर आ जाएगी या तब आ जाएगी, लेकिन शुक्र है कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हुआ। आधे हफ्ते तक मेरे पति भी मुझसे नाराज से रहते थे, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वो अपने आप ठीक हो गए। मेरी छुट्टी खत्म हो गई थी, इसीलिए मुझे अस्पताल जाना पड़ा। दिन भर वहाँ वही पुरानी दिनचर्या चलती रही। मैं दूसरी नर्सों से बात करके घर लौट जाती थी। उनमें से कई मेरे साथ नर्सिंग स्कूल में पढ़ती थी, इसीलिए उन्हें पता था कि मैं खून खराबे से कितनी डरती हूँ। तो जब भी ऐसा वैसा काम होता तो वो आगे बढ़ जाती और मैं उनकी शुक्रगुजार हो जाती। जिंदगी सही चल रही थी। ससुराल वाले भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया करते थे। कहीं कोई मुश्किल नहीं थी, सिवाय महीने के पगार को, जब मुझे गलत तरीके से बांटना पड़ता था। 2-4 महीनों तक मैं ऐसे ही बांटती रही तो मेरे पति 1-2 हफ्तों तक मुझसे नाराज रहता, लेकिन फिर अपने आप ही सही हो जाता। लेकिन जब 5वें महीने भी यही स्थिति रही तो मेरे पति का संयम अपनी सीमा पर पहुंच गया और वो पूरी पगार मुझसे छीनकर घर से बाहर चला गया। मैं उसके इस भयंकर रूप को देखते हुए पीछे खड़ी हो गई। उसके बाद मेरे पति का बर्ताव मुझसे बहुत अच्छा हो गया। वो मेरे लिए बहुत सारे फल और क्या कुछ घर लेकर आ गया था, लेकिन मेरा दिल कुछ भी छूना नहीं चाहता था, क्योंकि एक तो उनका ये रवैया था और दूसरी तरफ मुझे अपने पिताजी की चिंता थी। जाने कितने सालों बाद उन्होंने मुझे पिताजी का प्यार दिया था,
लेकिन अब मैं अपने पति के इस जिद की वजह से वो रिश्ता खोने वाली थी। अब मेरे पापा भी मजदूरी छोड़ चुके थे, इसीलिए मेरे पैसों से ही उनका घर चल रहा था। रात को मैंने पति के पास बैठते हुए कहा, देखो तुम्हारी अभी एक दुकान है, मेरे आने से पहले तुम्हारा सारा खर्च तो वहीं से चलता था ना। लेकिन पापा अब बूढ़े हो गए हैं, वे मजदूरी नहीं कर सकते हैं, और तो और उनकी कोई और औलाद भी नहीं है जो उन्हें कमाकर खिला सके। आप अपनी शर्त पे कायम रहिए ना। तुम्हारा पिताजी लालची है, बेटी की शादी करने के बाद भी तनख्वाह अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। किसी लड़की की शादी करके उसकी तनख्वाह उसके परिवार को देने के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना है। मेरे पति ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, लेकिन आपको अपनी बात पर कायम रहना चाहिए था ना। अगर अभी आपने ये सारे पैसे रख लिए तो पापा क्या सोचेंगे। मेरे यह कहने की देर थी कि मेरे पति को अचानक गुस्सा आ गया। बीबी, तुम में कोई हीरे नहीं लगे थे, तुम अच्छी कमाई करती थी, इसीलिए शादी की है तुमसे। शायद तुम्हें खुश भी रखता अगर तुम्हारा बूढ़ा बाप ये पगार अपने नाम पर लेके लालच ना किया होता। अब अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी और ना ही एक फूटी कौड़ी भी अपने बाप के हाथ पर रखोगी, समझ गई। इतना कहकर मेरे पति घर से बाहर चले गए और मैं रात भर रोती और सिसकती रही। मैं समझ नहीं रही थी कि आखिर क्यों है मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल, हर कोई मुझसे नफरत क्यों करता है, मेरे जीवन में आने वाले पुरुष मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकते। पहले जीवन भर मेरे पिता मेरा अपमान करते थे और अब मेरे पति मेरा अपमान कर रहे हैं, वे मेरी जाति को नकार रहे हैं। अब जब दो आदमियों ने मुझे स्वीकार भी किया है तो केवल और केवल धन के लोभ में। क्या मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि कोई एक बार भी मेरी इज्जत नहीं कर सकता। बस रात भर उन्हीं सवालों के जवाब खोजती रही, लेकिन सुबह मेरे लिए एक और परीक्षा तैयार थी। मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो मैं डॉक्टर के पास गई और पता चला कि मैं पेट से हूँ। जब पति को पता चला तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी शाम पिताजी भी मुझसे पैसे ना मिलने की वजह से पैसे लेने के लिए चले आए। जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो सिर हिलाने के बजाय मेरे पति के साथ हिसाब किताब के लिए बैठ गए। कहने लगे, देखो मैंने अपनी बेटी की शादी इसी शर्त पर तुमसे की थी, तनख्वाह के 3 हिस्से मेरे होंगे और 1 हिस्सा तुम्हारा होगा। तो जवाब में पति ने भी अपनी औकात दिखा दी और चिल्लाते हुए बोला, मैंने तुम्हारी बेटी से शादी भी इसीलिए की थी कि मुझे उसकी पूरी पगार मिल जाएगी, लेकिन तुमने अपने लालच में आकर 4 महीने की पगार चुरा ली है। अब यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, मैं तुम्हें और पैसे नहीं लेने दूंगा। इस पर पापा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ले जाने लगे, लेकिन पीछे से मेरे पति ने भी धमकी दी कि अगर मैं इस घर से निकली तो वह मुझे तलाक दे देंगे। मैं जानती थी कि अगर मेरे जीवन में कहीं भी सुख नहीं है, इसी प्रकार यदि मुझे पुरुषों से अपमानित होना ही है तो बेहतर है कि मैं अपने पिता से अपमानित न हो जाऊं। ये सोचकर मैं अपने पिता के साथ चल दी और मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह जो कहेगा वो सच कर देगा, लेकिन जब कल्पना हकीकत में बदली तो मैं वहीं सदमे से बेहोश हो गई। पिताजी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां एक और बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। जिस बच्चे के आने की उम्मीद मुझे सुबह मिली थी, सदमे के बाद वो उम्मीद खत्म भी हो चुकी थी। लेकिन पापा खुश थे, उन्हें इस बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि घर जाकर मैं और माँ गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। उस दिन के बाद मैंने अपने पिता के साथ बातचीत करनी बंद कर दी और चुपचाप अपना काम करती रहती। पगार आने पर माँ के हाथ बिना गिने ही सारे पैसे देती। धीरे धीरे समय के साथ मेरे दिल के जख्म तो नहीं भरे, लेकिन उनका दर्द जरूर कम हुआ। मैं बहुत बदल रही थी। अस्पताल में भी अपना काम खुद करती थी, बिना डरे मरीजों के खून में हाथ डुबाकर टांके लगाती। तो मैंने कुछ ऐसा किया है, ये महसूस ही नहीं होता था। सब लोग मुझे हैरानी से देखते कि काजल को क्या हुआ है, ये तो बहुत शर्मीली और कायर हुआ करती थी। मेरी शादी और तलाक के बारे में सब जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि मेरा डर मर्द के सूरत के छिपे हुए गिद्धों ने खत्म कर दिया है, जिन्होंने मुझे नोचना चाहा। इसीलिए अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि अब मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं। इस बीच मैंने फिर से एक अमीर बूढ़े आदमी से दोबारा शादी कर ली, जो संतान नहीं चाहता था। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, जब उसे मालूम पड़ा कि मैं पेट से हूँ तो उसने खुद अपने हाथों से दवाई लाकर दी और इस उम्मीद को भी खत्म कर दिया। पहले पति ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने खुद इस आदमी को छोड़ दिया। अब मेरे दिल के सारे अरमान टूट चुके थे।
मैं बैठकर पल पल रोती रहती थी। मैं इतनी टूट गई थी कि मैं हर दिन खुदकुशी करने के बारे में सोचती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। अब तो मैंने अपने मम्मी पापा को साफ साफ कह दिया था कि मेरी शादी मत करना, और ये भी कहा कि अगर किसी ने दोबारा ऐसा किया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। इस बार पर पिताजी खुश हुए थे। मुझे लगता था कि वह मेरे पिता नहीं बल्कि गिद्ध है, इसीलिए मैं कोशिश करती थी कि जितना हो सके उन्हें ना देखूं। मैं 3 साल से नर्स थी और इन 3 सालों में मेरी शादी 2 बार टूट चुकी थी। तो अब मैं जान गई थी कि आगे का सफर बहुत कठिन है, लेकिन पिछले अनुभवों ने मुझे इतना कठोर बना दिया था कि कितना भी लंबा सफर मैं अकेले तय कर सकती थी। इसी दिनों में हमारे गायनी वार्ड में एक जवान खूबसूरत डॉक्टर आई, जिसे अपने साथ एक नर्स की जरूरत थी। सबसे पहले दिन उनको वार्ड मैंने ही दिखाया था। अगले दिन मेरा ड्यूटी लेटर गायनी वार्ड के लिए आ गया था। मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि मुझे डिलीवरी वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था। जो नर्सिंग स्कूल में मुझे थोड़ा बहुत सिखाया जा रहा था वो मैंने ठीक से नहीं सीखा था और हमेशा गायनी की क्लास छोड़कर चली जाती थी। अब मैं चिंतित होकर अपनी ड्यूटी बदलने के लिए प्रशासनिक कार्यालय गई, लेकिन वहां मुझे स्पष्ट रूप से बताया गया कि उन्होंने मुझे अपने साथ रखने के लिए राइमा नाम के एक डॉक्टर ने चुना है, इसीलिए उनकी सहमति के बिना आपकी ड्यूटी रद्द नहीं हो सकती। मैंने गायनी वार्ड में डॉक्टर राइमा की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद वो मुझे दिखाई दी तो मैंने खुद ही जाके उनसे कहा, देखो डॉक्टर साहब, आपने मेरी ड्यूटी लगा दी है, मैं ये ड्यूटी नहीं कर सकती, मेहरबानी करके मेरा नाम कैंसिल कर दो। नहीं काजल, आपको ही मेरे साथ काम करना होगा, डॉक्टर राइमा ने गर्व से कहा। मुझे ये काम आता ही नहीं है। मैंने डॉक्टर से कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। डॉक्टर की संतुष्टि से भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब सच कहने का समय आ गया था। अगर मैंने उन्हें इस काम को न करने का असली कारण ना बताया तो शायद मुझे इस काम को कभी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तो मैंने उन्हें अपनी 2 शादियों के बारे में बताया और ये भी बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा चेहरा या साया किसी के औलाद पर पड़े या किसी की औलाद को देखकर मेरे दिल को तकलीफ हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे इस काम से दूर रखा जाए। डॉक्टर राइमा मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रही थी, इसीलिए कुछ देर बाद जब उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला तो मुझे यकीन था कि मेरी इस काम से छुट्टी हो जाएगी। ठीक, आपको मेरे साथ काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आधिकारिक तौर पर तुम ही वो नर्स हैं। मैं अब ज्यादा बहस भी नहीं कर सकती थी, तो मैं चुपचाप वहाँ से चली गई। फिलहाल काम ना करने की बहुत सारी वजह भी थी। अगले दिन मैं सीधे गायनी वार्ड में गई तो डॉक्टर राइमा मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उस दिन डिलीवरी का सिर्फ एक ही केस आया था, तो डॉक्टर ने अपने वादे के अनुसार मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और अकेले ही उस केस को सोल्व कर दिया। बच्चे के जन्म की खुशखबरी देने तक का सारा काम अकेले डॉक्टर साहिबा ने खुद किया। मैंने वहाँ से सब गंद वगैरह हटा दिया। अब मेरे पूरे दिन फ्री रहती और डॉक्टर सारा काम अकेले ही हैंडल कर लेती। इसी तरह कुछ दिन गुजरे तो उनकी भी शादी हो गई। शादी के बाद जब डॉक्टर राइमा की डिलीवरी का समय आया तो उन्होंने किसी और डॉक्टर की मदद लेने से इनकार कर दिया और मुझे साफ साफ कह दिया कि उनकी डिलीवरी मैं करूंगी। यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने मेरे मना करने पर भी एक न सुनी। डॉक्टर राइमा ने लेबर रूम के चारों तरफ बड़े बड़े शीशे लगवाए और मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर मुझे बेड पर लिटा दिया और मुझे कुछ जरूरी बातें बता दी कि मुझे ये काम इस तरह से करना है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने डॉक्टर से बहुत विनती की कि मुझसे ये केस ना हल करवाया जाए, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। तो मुझे समझाने के बाद उसने मुझे बिस्तर से उठने का इशारा किया और खुद वहीं लेट गई। अब मेरे जीवन के पहले केस को सुलझाने का समय आ गया था, तो मैंने भगवान का नाम लेकर काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर आसानी से मुझे चारों ओर के शीशों से काम करते हुए देख रहे थे और उसी शीशों के सहारे पूरी तरह से मुझे मार्गदर्शन कर रहे थे और समझाती रही कि बच्चे को कैसे जन्म देना है। वह वास्तव में वो एक नेक महिला थी जिन्होंने इतने दर्द में भी मुझसे बड़ी विनम्रता के साथ बात की। और आखिरकार 2 घंटे के अथक परिश्रम के बाद मैं डॉक्टर राइमा की एक प्यारी सी बच्ची की डिलीवरी करने में कामयाब हुई। जैसे ही बच्ची का जन्म हुआ मैंने डॉक्टर को दंडवत प्रणाम किया। डॉक्टर भी मुस्कुरा रही थी। खैर, डॉक्टर को कमरे में शिफ्ट करने के बाद मैंने कमरे की सारी सफाई की
और फिर डॉक्टर से मिलने गई तो उन्होंने उस लड़की को मेरी गोद में दे दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। डॉक्टर राइमा के मुँह से डिलीवरी करवाने के निर्णय के बारे में जानने के लिए मैं पहले से ही उत्सुक थी। जब उन्होंने ऊपर से अपनी बेटी को मेरी गोद में दे दिया तो मैं चौंक गई। मेरी हैरानी देखकर वो मुस्कुराई और बोली, जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो तुमने मुझे गायनी वार्ड दिखाया था और फिर गायनी वार्ड छोड़कर चली गई थी। तुम्हें पता है, उस दिन बाकी लेडी डॉक्टर्स ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा था कि तुम बहुत मनहूस हो वगैरह वगैरह। क्योंकि मेरा रिश्ता भी तय हो चुका था तो सबने यही बोल के रखा था कि आगे से मैं जितना हो सके तुमसे दूर ही रहूं। लेकिन मेरी ये सोच और विचार नहीं थे, इसीलिए मैंने आपको अपने साथ रखने का फैसला किया। फिर अगले दिन तुमने अपनी कहानी सुनाई। जब तुमने बताया था तो मैंने सोचा था कि तुम ही मेरी डिलीवरी करोगे, कोई और नहीं, बल्कि मेरा पहला बच्चा हमेशा के लिए तुम्हारे गोद में डाल दूंगी। उसके बाद मैं हर दिन तुम्हारे और अपने बच्चे के लिए बहुत प्रार्थना करती थी, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने बच्चे की माँ बनने का फैसला किया था। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम खुद अपने हाथों से इस बच्चे को दुनिया में लाओ। जब मैंने यह सब अपने पति को बताया तो उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हुई। दरअसल हम दोनों पति पत्नी हर संभव तरीके से भगवान की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो काजल, आज से ये बेटी तुम्हारी और तुम ही इसकी माँ हो। इतनी देर में डॉक्टर राइमा के पति भी आ गए और उन्होंने भी मुझे दीदी कहकर मेरे सिर पर हाथ फेरकर आश्वासन दिया कि यह लड़की आज से तुम्हारी बेटी है। उस वक्त मेरा चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। मुझे अब यकीन हो गया था कि हम चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करें, भगवान जिंदगी के किसी भी मोड़ पर इन सभी दुखों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सुलझा देता है। जैसे मेरी प्यारी बेटी ईशा के रूप में मेरे दुखों का निवारण हो गया था कि मैं डॉक्टर राइमा की भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे जैसी एक अधूरी महिला को पूरा किया। आज भगवान की कृपा से उनके भी 2 बच्चे हैं और मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है। उस दिन के बाद मैं बिना किसी झिझक के डॉक्टर राइमा के साथ सभी डिलीवरी केस आराम से कर लेती हूँ और कभी भी भगवान का शुक्रिया अदा करते नहीं थकती।